ETV भारत के साथ इस वक्त हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान आगा रूला साहब असम्बली इंतखाबात यहाँ हो गए, आपने बड़ी बढ़ चढ़ कर कैंपेनिंग की, तो क्या इम्प्रेशन है आपको जो 2 फेज़ मतलब इख्तिताम होने वाले हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद है कि दोनों फेजेस जो अभी तक मुकम्मल हुए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और जिस चीज़ के लिए, जिस नैरेटिव को लेके, जिस हदफ को लेके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कैंपेनिंग की, मुझे लगा लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर इन इंतखाबात में लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मेजॉरिटी दी, जो आप कह रहे हैं कि या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी पुरुमीद है, या उमर साहब ने भी कल बताया कि वो सरकार बनाने वाले हैं, या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर कह रहे हैं वो चीफ मिनिस्टर होंगे, आपने भी अपनी मुख्तलिफ तकारीर में कहा, तो ये क्या पैगाम जाएगा इन इंतखाबात से मरकज़ में या दुनिया को? सबसे अहम पैगाम ये जाएगा, जैसे बीजेपी ने 370 हटाने के बाद ये कहा था कि लोग इसमें खुश है, लोगों की मर्ज़ी से हुआ है, इससे उस झूठ का जवाब मिलेगा और दुनिया को पता चलेगा कि लोगों की मर्ज़ी और इजाज़त नहीं थी, जिसे कंसेंट कहते हैं। लोगों की कंसेंट और कंकरेंस से नहीं हुआ, ये लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ। ये इंतखाबात यूनियन टेरिटरी में हो रहे हैं। हमारी एक रियासत होती थी, बड़ी मजबूत रियासत होती है, एक एम्पावर्ड असम्बली होती थी, लेकिन अब डिसएम्पावर्ड असम्बली है। तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत या कांग्रेस की हुकूमत बन जाएगी, जैसा कि अब आपका अलाइंस है, तो फिर ये बेइख्तियार असम्बली लोगों की किस तरह नुमाइंदगी करेगी? या जो 5 अगस्त को लिए गए फैसले जो आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये वोट होगा, तो कैसे फिर वो असम्बली काम करेगी उन फैसलों के खिलाफ? यही बात असेंबली कहेगी, जो आपने अभी माइक पे कही, वही बात असेंबली या जम्मू कश्मीर के लोग असेंबली के ज़रिए कहेंगे, डेमोक्रेटिकली कहेंगे, जो जमहूरी तरीके से दुनिया को कहेंगे कि हमारा हक हमसे छीना गया, इसकी हैसियत घटाई गई, इसके पावर्स घटाए गए और ये हमारे साथ धोखा हुआ है। इस चीज़ के लिए हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ नहीं किया था। जिन बुनियादों पे हमने हिंदुस्तान के साथ इलाक़ किया था, उन सारी बुनियादों को तोड़ा गया और इस बात को वाज़ेह करते हुए आगे स्ट्रगल करेगी अपने हुकूक़ की वापसी के लिए, उस स्टेटस की वापसी के लिए जमहूरी स्ट्रगल करना है। और आपके लिए असेंबली उस कोशिश के लिए एक जगह बन जाती है, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मिलता है जिसके लिए आप इन हुकूक़ की वापसी के लिए कोशिश करेंगे। आपका कहना है कि ये असेंबली जो है ये एक जद्दोजहद होगी, न कि तरक्की या तैमूर तरक्की के लिए यहाँ नुमाइंदे मुंतखब होंगे। लेकिन जब हम देखेंगे दफ़ा 370 को मनसूख करना या जम्मू कश्मीर के जो भी अब इख्तियारात है वो मरकज़ी सरकार के पास होगी, जो भी सरकार वहाँ मुंतखब हो जाएगी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस है, कोई भी सरकार, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसी के थ्रू अब यहाँ सारे जो कानून है या दूसरे जो इंतज़ामी उमूर हैं वो बन जाते हैं। तो असम्बली फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो एक जद्दोजहद होगी? इसका जवाब मैंने अभी दिया। जब आप यही बात जो आप इस वक्त कह रहे हैं, अगर आप असेंबली के ज़रिए भी यही बात कहें तो उसका एक जमहूरियत में उसका वज़न बनता है, उसकी अहमियत बनती है। मेरा इशारा ये था कि जो पार्लियामान को ये हुकूक होंगे या वो इख्तियारात होंगे और उनसे वो इख्तियारात वापस लेने हैं, तो वो कहाँ से मांगेंगे आप, वो कहाँ से शुरू करेंगे आप? तो इसी असेंबली के ज़रिए से आप, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उन कुछ रेस्टोरेशंस के बारे में कहा है, कम से कम असेंबली, एक चुनी हुई असेंबली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकती है और अपने उन रेस्टोरेशंस की बात कर सकती है जहाँ पे कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने उन रेस्टोरेशंस के बारे में कहा है, वहाँ से वो ले सकती है। उसके बाद जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा हदफ है, सबसे अहम सवाल जो है 370 के एब्रोगेशन के बाद ये है कि क्या उसमें कंकरेंस और कंसेंट थी जम्मू कश्मीर के लोगों की? उसका जवाब कहाँ से देंगे आप? उसका जवाब आप सड़क से आपको देने नहीं दिया गया। वायलेंस के हम हक़ में नहीं है, तशद्दुद के हम हक़ में नहीं है। तो सबसे बेहतरीन जगह है आपके लिए, अगर अब सारी सोसाइटी इस बात पे आमादा है, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पे आमादा नहीं है कि इलेक्शन लड़ना है, वो जमातें भी इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है जो आम हालात में इलेक्शंस बाइकआउट करती थी। जब ये मजबूत तरीन असेंबली थी तब इस असेंबली का बाइकआउट करते थे। जब ये सबसे कमज़ोर तरीन असेंबली है, आज वो इस कमज़ोर तरीन असेंबली के लिए इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो हर कोई इस वक्त समझता है कि इलेक्शन लड़ना है, चाहता है इलेक्शन लड़ना है। अब अगर हर कोई चाहता है कि इलेक्शन लड़ना है और इस असेंबली में जाना है,
تو ان آوازوں کو جانا چاہیے, اس بات کو جانا چاہیے جو یہ کہے کہ 370 کے اس انکانسٹیٹیوشنل ایبروگیشن کو لوگوں کی کنکرنس اور کنسنٹ نہیں تھی. اور وہاں سے آپ کا پروسیس پھر شروع ہوتا ہے کہ آپ ڈیموکریٹکلی اسی انسٹیٹیوشن وہ لڑائی لڑے جس سے آپ اپنے حقوق واپس حاصل کر سکیں. آپ نے کیا جماعت اسلامی کا ذکر, جو اشارہ دیا آپ نے کہ جماعت اسلامی اب جو اگر کہ پابندی ہے ان پہ کالعدم تنظیم ہے, ان کے جو کچھ امیدوار میدان میں ہیں, یا انجینئر رشید ان کی جماعت بھی بطور انڈیپینڈنٹ اس کے جو ممبران ہیں وہ انتخابات لڑ رہے ہیں. عمر صاحب, فاروق صاحب اور جو باقی لیڈرانی کیا نیشنل کانفرنس نے یہ تاثر دیا کہ وہ ایجنٹس ہیں, پراکسیز ہے. لیکن جب دیکھا جائے کہ وہی دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام میں ہر کسی کو انتخابات لڑنے کا حق ہے یا ووٹ ڈالنے کا حق ہے, تو ان پہ آپ پھر یہ پراکسیز اور ایجنٹس کی تنقید یا نشانہ کیوں لگا رہے ہیں؟ جمہوری نظام میں ہر کسی کا حق ہے وہ الیکشن لڑے. ہم الیکشن لڑنے پہ نہیں, آئیڈیالوجی پہ بات کر رہے ہیں. آپ کس آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہم آئیڈیالوجی پہ بات کر رہے ہیں, ہم پالیسی پہ بات کرتے ہیں. الیکشن کوئی بھی لڑے, بنیاد کیا ہے, آئیڈیالوجی کیا ہے, کل کی آئیڈیالوجی کیا تھی, آج کی آئیڈیالوجی کیا ہے, ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. اور میں نے کسی کو پراکسی نہیں کہا ہے, وہ لوگ خود دیکھ رہے ہیں کہ مجھے بھی خود دیکھیں گے, دوسرے لوگوں کو بھی. عمر صاحب, فاروق صاحب بار بار کہہ رہے ہیں, آپ نے نہیں کہا. پراکسیز ان جماعتوں کو کہا جنہوں نے خود تسلیم کیا ہے. آپ نے 2-4 نام اس میں جوڑے, اور کچھ تنظیمیں ہیں یہاں پہ جنہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ بی جے پی کے ہے, بی جے پی ان کی اپنی پارٹی. انہوں نے پچھلے الیکشن میں خود تسلیم کیا, وہ خوشی خوشی بی جے پی کے لیے کام کر رہے ہیں, اور وہ خوش ہے کہ بی جے پی ان کے ساتھ ہے. اسی طرح سے نارتھ میں جو پولیٹیکل پارٹی ہے انہوں نے خود کہا, انہوں نے تو رشتے بھی ان کو رشتوں کا نام بھی دیا. تو ہم نے کسی پہ الزام نہیں لگایا. جن کے رشتے ہیں بی جے پی کے ساتھ, جنہوں نے خود تسلیم کیا, ہم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ بی جے پی کے لیے یہاں پہ کام کرتے ہیں, اور اسی پراکسی کہا جاتا ہے. جیسے کہ آپ نے انجینئر رشید یا دوسرے کچھ تنظیموں کا نام لیا, ہم نے پراکسی نہیں کہا. ہاں یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں تقسیم ہوگا, اور ڈویژن اور تقسیم اس وقت بی جے پی کے حق میں ہے, چاہے دانستہ طور یا غیر دانستہ طور. اگر اس کام کا نتیجہ بی جے پی کے حق میں جاتا ہے تو وہ صحیح بات نہیں ہے. اس چیز سے ہمیں اس وقت پرہیز کرنا چاہیے, باز رہنا چاہیے. جتنا بھی ہم متحد ہو اتنا اس ریاست کے حق میں ہے, جتنا بھی ہم تقسیم ہو اتنا اس ریاست کے خلاف ہے. تو دانستہ طور یا غیر دانستہ طور اگر کوئی بھی کام ایسا ہوتا ہے جس سے ڈویژن ہوتا ہے, وہ بی جے پی کے حق میں جاتا ہے. لیکن لوگوں نے, اگر آپ ڈی ڈی سی انتخابات کو جو سن 2020 میں ہوئے تھے, جب پیپلز الائنس فار گڈ کاز ڈکلیریشن, جس میں نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی اور عوامی نیشنل کانفرنس متحدہ طور انتخابات لڑے, وہ انتخابات تو لوگوں نے 75 سیٹیں آپ کو دے دی, ڈی ڈی سی ممبرز آپ کو دیے. لیکن جب پارلیمنٹ انتخابات ہو گئے تو دونوں پارٹیاں علیحدہ ہو گئی. تو کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ نیشنل کانفرنس کو اگر پی ڈی پی جو کافی چھوٹی جماعت ہو گئی ہے اب لیڈران کے مطابق, کیونکہ ان کے کافی ممبران باغی ہو گئے 19 کے بعد, آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہے اور متحدہ پارلیمانی انتخابات اور یہ انتخابات بھی لڑنے چاہے, تاکہ ووٹ ڈیوائڈ نہ ہو جائے. کیونکہ آپ انجینئر رشید یا دوسری جماعتوں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, لیکن آپ کو لوگوں نے موقع دیا تھا, پی اے جی ڈی ایک پلیٹ فارم آپ نے بنایا تھا, نیشنل کانفرنس یا پی ڈی پی نے, تو اس پلیٹ فارم پہ آپ لڑتے. اس کا بار بار جواب دیا ہے, پارلیمنٹ الیکشن کے دوران بھی جواب دیا ہے. آپ نے خود کہا ایک اتحاد بنا تھا, اچھا تھا, وہی اتحاد ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ یوم تاسیس جو تھا پی ڈی پی کا, اس کے بعد ہی ان انتخابات کے بعد ہی ڈی ڈی سی الیکشنز کے بعد ہی کیسے وہاں سے شروعات کی گئی, نیشنل کانفرنس کے خلاف کیسے بات کی گئی. پھر دوسری تقریریں ہوئی جہاں پہ شیخ صاحب مرحوم کے خلاف پھر باتیں شروع ہوئی اسٹیجز سے. تو انہوں نے خود ایٹماسفیئر بنایا جس ایٹماسفیئر میں وہ اتحاد جو ہے وہ کمزور پڑا, اور پھر یہاں سے بھی بیانات ہوئے. تو وہ ماحول انہوں نے بننے نہیں دیا, جبکہ میں خود کوشش کر رہا تھا پارلیمنٹ الیکشن کے شروع ہونے تک کہ پی اے جی ڈی بچے اور یہ کنٹینیو کرے. مگر جو ماحول انہوں نے بنایا وہ اس حق میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, نیشنل کانفرنس سب سے بڑی جماعت تھی, ان کی ذمہ داری بنتی ہے اتحاد کو قائم رکھنے کی, مگر اس میں ساتھ دینے کی ضرورت جو ہے وہ ان چھوٹی جماعتوں سے بھی ہے. لیکن اس میں محبوبہ جی نے کہا کہ پارلیمنٹ انتخابات میں عمر صاحب نے ہمیں قبول نہیں کیا, انہیں کہا کہ آپ انتخابات لڑ لیں, کہ سیٹ شیئرنگ ایگریمنٹ جو ہوا تھا اس میں ان کو اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا. وہ جو تقریریں ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے ہوئی تھی, بہت وقت پہلے ہوئی تھی, اور جو
टकराव हुआ था, उससे पहले हुआ था, तो वो माहौल बना रहना चाहिए था जिस माहौल में पार्लियामेंट इलेक्शन में सीट शेयरिंग पे बात होती है। और ये सीट शेयरिंग की बात नहीं थी, PAGD सीट शेयरिंग के लिए नहीं बना था, PAGD एक बड़े हदफ के लिए बना था। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे PAGD हो ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस उस हदफ के लिए अभी भी कायम है और काम करेगी उस हदफ के लिए। रूला साहब, अगर इंतखाबी नताइज अगर हंग असम्बली होंगी, सपोज़ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 25 से 30 तक सीटें मिलेंगी कश्मीर सूबे में या कुछ चुनाव या पीर पंजाल खत्े में, और BJP को भी कुछ 30 सीटें मिल जाएंगी, यानी कि हंग असम्बली आ गया, तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत BJP के साथ इत्तेहाद करेगी, कोalition गवर्नमेंट बनाएगी? ये मजाक है, ऐसा मजाक हो ही नहीं सकता। BJP के साथ कोई कोalition नहीं होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की। क्या ये आपकी ज़ाती राय है या कि आप पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं? ये पार्टी की भी राय है, पार्टी भी जानती है, लोग भी जानते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP के साथ कोई अलायंस नहीं करेगी। हम लोगों के जज्बात का खुदा न खासा कोई मजाक नहीं बनाएंगे। अगर खुदा न खासा ऐसा हुआ भी, मैंने इस बात का जवाब दिया है। मैं उस वक्त जिस तरह से इस वक्त पार्टी के साथ हूँ, उस तरह अगर खुदा न खासा ऐसा कुछ हुआ, उस वक्त पार्टी के उस फैसले के ख़िलाफ़ भी होऊंगा, पार्टी के ख़िलाफ़ भी होऊंगा। मगर आप मुतमईन रहिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी जमात इसी बात पे कायम है, न सिर्फ मैं, पूरी जमात ऊपर से नीचे तक, कि हमें लोगों के जज्बात का, उनके एतमाद का जो है उसकी कदर करनी है, उसकी तर्जुमानी करनी है। और खुदा न खास्ता जो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं, जब 2014 में इंतखाबात हुए थे, उस वक्त भी जो PDP ने इंतखाबात लड़ा था वो BJP के ख़िलाफ़ ही लड़ा था। फिर नतीजा क्या निकला वो हम सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्टोरल अर्थमेटिक है जम्मू और कश्मीर में, उससे कोalition नागुज़ीर है। अगर आपकी भी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, मतलब ये उन्होंने उस बददियांती के लिए वजह बताई और हमने उस वजह को कबूल किया। ये कौन सी वजह है कि अर्थमेटिक जो इलेक्टोरल अर्थमेटिक कोalition को मजबूर करती है? आपके पास कांग्रेस भी थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, जो अनकंडीशनल आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार थी। फिर आप उनका एक इलॉजिकल आर्गूमेंट था, फिर जम्मू नज़रअंदाज हो जाता। वो MLCs ले सकते थे, अपनी तंजीम से ही, जम्मू से ही MLCs ले सकते थे, मिनिस्टर्स बना सकते थे जम्मू से, हिंदू बेल्ट से, हिंदू बरादरी से वो MLCs लेके मिनिस्टर्स बना सकते थे। या कांग्रेस में भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ से, उस इलाके से। तो ये उनका बहाना था उस बददियांती के लिए, और जिसे हमने कबूल किया। इस तरह की कोई मजबूरी नहीं होती है कि हमारे पास 20 सीट कश्मीर से है तो BJP के साथ 20 सीट जम्मू से, तो इसलिए उनके साथ अलायंस बनानी ही है ना। अर्थमेटिक मजबूरी नहीं होती है, आइडियोलॉजी मजबूरी होनी चाहिए किसी भी अलायंस के साथ जाने के लिए और किसी अलायंस के ख़िलाफ़ जाने के लिए। आइडियोलॉजी और आपकी कमिटमेंट मजबूरी होनी चाहिए, अर्थमेटिक मजबूरी नहीं होनी चाहिए। ये PDP की बददियांती थी, उस बददियांती के लिए उनकी वजह थी, इलॉजिकल एक वजह थी जो उन्होंने उस वक्त किया। ऐसा कुछ नहीं हो सकता नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। तो ये थे हमारे साथ आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब, जिन्होंने जो इस वक्त असम्बली इंतखाबात यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं इस पे बात की। और आखिर में उन्होंने ये कहा कि अगर जो 8 अक्टूबर को इस असम्बली इंतखाबात के जो फैसले आने वाले हैं, अगर उसमें हंग वर्डिक्ट आ गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP के साथ कोई कोalition गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। ETV भारत देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।